बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अशफाक हसन खान हूँ, प्रिंसिपल, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं पाकिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है मईशत की और जो चैलेंजेस हैं इस पे गुफ्तगू करूँगा और ख़ासकर 3-4 इश्यूज पे मैं बात करना चाहता हूं जो आपके सामने रख रहा हूं। मैं सबसे पहले मैं ब्रीफली इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है इकानमी को की उसके कुछ इंडिकेटर्स में डिस्कस करूंगा और मैं आगे की तरफ क्या देखता हूं पाकिस्तान के मैशत को जाते हुए। तो ब्रीफली टच करने के बाद मैं इस वक्त जो जेनीवा में डोनर कॉन्फ्रेंस जो अभी ख़त्म हुई है उसमें बहुत सारे प्लेज अदारों ने किए हैं, मुल्कों ने किए हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि मीडिया पे डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। डिफ़ॉल्ट कोई कहता है कि हमने टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर दिया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि जी ये डिफ़ॉल्ट होता क्या है, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है, ये अक्सर मैं देखता रहता हूँ। और हमें जो है एक और बातें हैं जो हमने, हमारे एक वज़ीर ख़जाना थे एक चैनल पे, वो जिक्र कर रहे थे कि हमें अपनी डेट की रीशेड्यूलिंग करवानी चाहिए। तो क्या ये डेट की रीशेड्यूलिंग जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या उसकी पोजीशन है, ये थोड़ा सा मैं बयान करूँगा। और उसके बाद इस वक्त जो है बहुत सारी बातें हो रही हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से, उसको दोबारा ऑन बोर्ड आईएमएफ को लेना और प्रोग्राम को दोबारा बहाल करना। इस सिलसिले में काफ़ी बातें हो रही हैं और उसमें बहुत सारे जो इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान ने जो कमिट किए हुए थे वो उनको पूरा करना है। तो वो क्या इक़दाम हो सकते हैं जो हमें पूरा करने हैं और उसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की मईशत पे, तो ये गुफ्तगू मैं करूँगा। और आखिर में जो कुछ मैं रिकमेंडेशन सजेशन दे सकता हूँ वो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो ये है टोटल एजेंडा आज का। तो मैं सबसे पहले जो शुरू करना चाहता हूँ वो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन से। इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की इकोनॉमिक सिचुएशन है शायद माजी में कभी इतनी ख़राब नहीं थी, कभी इतनी ख़राब नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी अपनी सोचा नहीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की मईशत को इतने बुरे और इतने लागर हालात में देखूंगा। मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस नहीं हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ और उस दुख भरे दिल से मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की मईशत इतने ख़राब हालत में होगी। क्यों हुई है, क्या हुई है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि चीज़ों को ख़राब किया गया है, चीज़ों को ख़राब किया गया है। लोग कहते हैं कि आप ये बात क्यों कहते हैं कि ख़राब किया गया है? इसलिए कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ही पाकिस्तान को जो जो है पाकिस्तान को बड़ोड़ने में या इससे जो काम करवाना है वो आप आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पाकिस्तान अगर मजबूर हो जाएगा, लागर हो जाएगा, तो वो ना नहीं कर सकता है और अपने सर्वाइवल के लिए उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसके जहन में जो जो चीज़ें हैं वो हमसे तवक्का करेंगे कि हम उसको पूरा करें, तवक्का करेंगे। देखिए इस वक्त जो है गरीब जो है महंगाई में पिस गया है, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। और ये पिछले बहुत महीनों से हमारी इन्फ्लेशन जो है ये अगर 30% 27% 28% इन्फ्लेशन हो, खासकर फूड की इन्फ्लेशन जो है वो 35 से लेके 40% हो फूड इन्फ्लेशन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में। अर्बन में थोड़ा कम है, रूरल में ज़्यादा है, हाई फूड इन्फ्लेशन है। तो इस मुल्क में गरीब जो तबका है वो तो फूड इन्फ्लेशन उसके लिए एक तरीके से क़यामत है।
क्योंकि वो अपने मंथली बजट का तकरीबन 55% से ज्यादा सिर्फ फूड पे खर्च करता है, और उसी की कीमत अगर आसमान पे पहुंची हुई हो तो आप सोचें कि उस गरीब पे क्या बचेगा। उसके पास फूड को पूरा करने, खर्चात पूरा करने के बाद उसके पास से कुछ बचेगा भी नहीं कि वो क्या कर सके और अपने बच्चों को किस तरीके से देख सके, उसके तालीम की तरफ देखे और बाकी चीज़ों की सेहत की तरफ देखे, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो गरीब तो छोड़े, इस वक्त लोअर मिडिल एंड इवन मिडिल इनकम क्लास जो है वो इतने प्रेशर में आ चुके हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और जो देख रहे हैं आप, आटा आटा का बहरान है। देखिए, इतने बहरानी कैफियत में नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन हमने क्रिएट किया है, इस बहरानी कैफियत को क्रिएट किया है क्योंकि पीपल आर रैशनल पीपल। जो हम इकोनॉमिक्स में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रैशनल एक्सपेक्टेशन। लोग एक रैशनल है, उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो कूद पड़ेंगे और अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो जब रेट ऑफ द स्टेट कमजोर से कमजोर हो जाए, बल्कि ना होने के बराबर हो, तो ये हर लोगों को ये इंसेंटिव है कि वो पैसा बनाए, क्योंकि उसे पता है कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। अगर मैं चीजों को शॉर्ट सप्लाई भी कर दूं तो कोई हमसे आके पूछेगा नहीं कि भाई ये आटे की शॉर्ट सप्लाई क्यों हो गई है। तो ये होगा, ये हो रहा है, और भी आगे चल के होगा, आप देखिएगा। इसके बाद बारी आएगी चीनी की, वो भी आप देखेंगे। तो ये चीजें होती है, और इस किस्म के माहौल में लोग जो है मौका से फायदा उठाने के लिए हर लम्हे तैयार रहते हैं। हमारा एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स है, रेमिटेंस है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है, बल्कि इसकी ग्रोथ रेट जो है वो आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स भी काफी गिर जाएगा और रेमिटेंस भी बहुत स्लो डाउन हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि जब ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में 25 से 30 रुपए का फर्क पड़ जाए हमारे एक्सचेंज रेट में, तो जितना भी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा वो भेजेगा फिर हुंडी हवाले से। $1 पे 25 से 30 रुपया कोई लूज करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए रेमिटेंस जो है फ्लो पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि आगे चल के कम हो जाएगा, अनलेस के ये इस गैप को ब्रिज ना किया गया हो। तो जितने जल्दी हम ब्रिज कर लें इस गैप को, उतना ही हमारे रेमिटेंस पे इसके बुरे असरात कम पड़ेंगे। लेकिन अगर ये गैप रहा तो रेमिटेंस पे बहुत बुरे असरात पड़ेंगे, और यही वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है एक्सपोर्ट्स के अलावा। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है ये ऑलरेडी नेगेटिव जोन में जा चुका है, तो हमारी सनती पैदावार भी गिर रही है, एक्सपोर्ट्स भी गिर रहा है, रेमिटेंस भी गिरेंगे, बेरोजगारी में बहुत इजाफा हो रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इस वक्त मैं देख रहा हूं कि इस माली साल में 2022-23 में हमारी ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो अगर 2% से भी मैं कम देख रहा हूं ग्रो करेगा, 2% से भी कम। यानी कि आबादी अगर हमारी तकरीबन 2% है और हमारी ग्रोथ भी अगर 2% या से कम हो, तो या तो हमारा फीकस आमदनी जो है उसमें बढ़ने की रफ्तार गिर जाएगी या जीरो ग्रोथ होगा। यानी कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में ऑन एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसी जगह पे रहेंगे जो पिछले हमारे साल में थे। तो एक साल उस लिहाज से हमने दोबारा जाया किया, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 2022 का जो साल था वो इट वाज अ लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान, और अगर वही सिलसिला चलता रहा तो 2023 भी विल बी येट अनदर लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। अल्लाह ना करे कि ये साल भी हम जाया करें। सैनिटी मस्ट प्रिवेल, लोगों को चाहिए देखें, अपने मुल्क की तरफ भी देखें। दूसरा मैं आता हूं जेनीवा डोनर कॉन्फ्रेंस पे। मुझे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा है, तो मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज यह है कि हमें उन तमाम अदारों का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और उन तमाम मुल्कों का, और खासकर सऊदी अरब का इंतहाई शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने इस बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल के जो इनिशिएटिव है, उनका जो रोल रहा है पाकिस्तान को यहाँ तक इमदाद देने के लिए, ये सारे जो इजलास वगैरह इन्होंने, उनमें यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बहुत अहम रोल रहा है, और हम सब उनके बहुत
शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टाइम पे पाकिस्तान के मदद के लिए आए और पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनकर उन्होंने जिनीवा में हमारे केस को प्लीड किया है। जो इस चीज़ें अभी तक आई हैं अखबारात के ज़रिए से या सोशल मीडिया पे जो मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन $10.5 बिलियन प्लेज किया गया है, $10.5 बिलियन प्लेज किया गया है, जिसपे 82% यानी कि $8.7 बिलियन जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्लेज है, अदारों ने प्लेज किया है। जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने प्लेज किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, चाइना के AIIB ने किया है प्लेज। तो ये इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल जो प्लेज है वो 82% है, और जो मुल्कों ने प्लेज किया है वो तकरीबन 18% है। यानी कि अगर मैं डॉलर में बताऊं तो लेस देन $2 बिलियन जो है प्लेज, लेस देन $2 बिलियन के जो प्लेज है वो मुल्कों ने किया है, और तकरीबन $8.7 बिलियन जो है ये इंस्टीट्यूशंस ने, अदारों ने किया है। तो मुल्कों से जो हमें मिला है तकरीबन लेस देन $2 बिलियन का प्लेज है ये। तो इसी तरीके से अगर आप इसको देखें कि ये जो अदारों ने दिए हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है वगैरह वगैरह, ये लोन होते हैं, ये कर्जा है, ये कर्जा है। तो ये $8.7 बिलियन का ये कर्जा है जो हमें 3 सालों में मिलेगा, आहिस्ता 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 3 सालों में मिलेगा, याद रखें 3 सालों में मिलेगा। और जो कैश है 1.8 बिलियन या 18% जो मुल्कों ने दिया है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, इस तरह के जो मुल्कों ने जो हमें दिए हैं, इसमें देखें कि ये जो उन्होंने प्लेज किए हैं इसमें कैश भी है और काइंड में भी है। जो उन्होंने सैलाब के ज़माने में इन मुल्कों ने अगर हमें कोई टेंट भेजा हो या हमें दवाएं भेजी हो या हमें मेडिसिन भेजा हो या हमें कोई खाने पीने की चीज़ें भेजी हैं, तो उनकी जो मालियत है वो भी इसमें शामिल की गई है। तो इस 1.8 बिलियन में ये ग्रांट होगा, ये लोन नहीं है, ये हमें उन्होंने दिया है, लेकिन इसमें कैश भी है और काइंड भी है। तो बल्क जो है वो काइंड में है कि किसी ने हमें सैलाब के दौरान में किसी ने टेंट दे दिया था, आप देख रहे थे, होते थे कि बड़े बड़े जहाज़ों में ये चीज़ें आ रही होती थी एयरपोर्ट पे और सामान अनलोड हो रहा होता था, आपने टीवी पे भी देखा होगा। तो उसकी भी जो मालियत है इसमें काउंट की हुई है, दवाओं से, टेंट है, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो इस किस्म की चीज़ें जो भी उन्होंने भेजी हैं वो इसकी मालियत इसमें शामिल है। इसके ऊपर कितना कैश होगा, कैश के शक्ल में कितना होगा, ये अभी हमें पता नहीं है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये शायद इस वक्त गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा कि इस एग्जैक्टली कैश के शक्ल में कितना हमें मिलेगा। मेरा अपना ये ख्याल है और मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि मैं जब 2005 अक्टूबर में जब ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, तो हमने नवंबर में हमारे जो ये है कन्वेंशन सेंटर है हमारा इस्लामाबाद में, यहाँ भी एक डोनर कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो उस वक्त कुछ $6.5 बिलियन प्लेज किए गए थे, और उसमें जो कैश की शक्ल में, जो लोन की शक्ल में हमारे पास आया था वो 2 से 2.5 बिलियन था। बाकी प्लेज थे कैश की शक्ल में इतना ही आए थे हमारे पास में। तो इसलिए प्लेज एक चीज़ है और वापस कैश की शक्ल में आना एक दूसरी चीज़ है। जो प्लेज की शक्ल में इंस्टीट्यूशनल है, ये याद रखें कि ये सैलाब से मुतासरा लोगों के इमदाद के लिए है। जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो घर लोगों के तबाह हुए हैं, जो मस्जिदें शहीद हो गई हैं, जो डिस्पेंसरी तबाह हुई है, लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, ये उनको रिहेबिलिटेट करने में
جو اخراجات ہوں گے اس میں ہمارے بھی بجٹ میں کنٹریبیوشن ہوں گے، اور یہ جو پلیج انہوں نے کیا ہوا ہے یہاں سے وہ ہمیں دیں گے. تو یہ بجٹ کی شکل میں ہمیں ان پروجیکٹ کے اگینسٹ ملے گا. یہ ہمیں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بجٹ کی میں جب ہم ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے جب پروجیکٹ بنائیں گے تو اس میں پہلے ہمارا اپنا بھی بجٹ میں جو روپی ایکویولنٹ پہ پیسہ آئے گا، اور اس میں ڈالر جو ایکویولنٹ ہوگا وہ ان اداروں کے پروجیکٹ میں جو ان کے جو ہے ورلڈ بینک بھی آ سکتے ہیں، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی آ سکتا ہے، AIIB بھی آ سکتا ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی آ سکتا ہے. تو یہ اس وقت ہمیں مدد کریں گے. جہاں تک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا ہے، انہوں نے $4.2 بلین پلیج کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتا رہا اور ہمیں ان کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، اور خاص کر سعودی عرب کے حکمران جو فرمانروا ہیں ان کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو ہر سال $1 سے $1.5 بلین کموڈٹی فائنانسنگ کے مد میں دیتا ہے، یعنی کہ آئل کی پیمنٹ کے لیے بھی دیتا ہے، اور اس طریقے سے جب ہم پام آئل وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے تو ان کے بھی مدد، ان کی جو فائنانسنگ جو ہے وہ بھی اسی سے ہم لیتے ہیں. تو تقریباً بلین سے $1.5 بلین سال کا سعودی عرب ہمیں دیتا ہے. تو انہوں نے 3 سال کے لیے بتا دیا ہمیں کہ ہم 3 سال تک آپ کو یہ $4.2 بلین دیں گے، چاہے وہ ایکول کر دیں اماؤنٹ سے کر کے، یا کسی میں 1.5 بلین کر سکتے ہیں، کہیں پر 1 بلین کسی سال میں کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ لون کی شکل میں آتا ہے، سافٹ لون ہوتا ہے لیکن لون کی شکل میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک AIIB، یہ جو ہم پروجیکٹ بنائیں گے ریہیبلیٹیشن کے لیے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں، تو ان میں وہ ان کے اگر ہم ان کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ فائنانسنگ انہوں نے دی ہوئی ہے، اسی کے بعد سے وہ ہمیں دیں گے. تو ہمیں کیش کی شکل میں نہیں ملے گا، یہ بجٹ میں پروجیکٹ کی فائنانسنگ کے اگینسٹ میں یہ پیسے ہمیں ملیں گے. تو اس وقت ہمیں ایگزیکٹ بالکل نہیں پتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ 82% تو لون ہے، 18% جو ہے وہ گرانٹ ہے، اور اس گرانٹ میں بھی کیش کتنا ہے اور کائنڈ کتنا ہے. کائنڈ تو آ چکا ہے ٹینٹ کے بند میں اور فلاں کے بند میں ادھر ادھر چیزوں میں تو وہ آ چکا ہے، لیکن ان کی مالیت کو انہوں نے شامل کر لیا ہے. تو اب کیش کتنا آئے گا یہ وقت بتائے گا، جو میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اگر جو اس وقت ہماری ضرورت ہے نا، اس وقت ڈالر کی بڑی شدید ضرورت ہے پاکستان کو، تو کیا یہ جو پلیج ہے یہ ہمیں آج کے جو ماحول میں پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ میرے جواب نفی میں ہے. یہ نہیں، اس وقت ہمیں جو کیش کی ضرورت ہے، ہمارے ریزرو کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں یہ معاون جو ہے وہ مددگار یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لانگ ٹرم ہے، یہ پروجیکٹ کے اگینسٹ ہی آتا جائے گا. جتنا وہ کیش آئے گا جس کا مجھے اماؤنٹ نہیں پتا ہے، وہ اگر ہمارے جب پاکستان میں آئے گا تو ریزرو کا حصہ ہوگا، تو وہ پھر لیکن وہ تو جب کی بات ہے کہ جب ہم پروجیکٹ بنا دیں گے اور اس پروجیکٹ کے مد میں وہاں سے پیسے آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. امیڈیٹلی ہمیں اس سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی مدد کی ہے. اس میں UN کے سیکرٹری جنرل نے بڑا رول پلے کیا ہے، ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے ان کی کوششوں کو کہ انہوں نے بڑے برے وقت میں پاکستان کے ایک ایمبیسڈر بن کر انہوں نے وہاں پر پلیڈ کیا کیس کو. اور ان اداروں کا، چاہے وہ بائیلیٹرل کنٹریز ہوں، فرانس ہو، جرمنی ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، یا انسٹیٹیوشنل جو پلیجز ہیں ورلڈ بینک، ان سبوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اب میں آتا ہوں، یہ بہت ساری باتیں ڈیٹ کی ری شیڈیولنگ پہ ہو رہی ہے. میں ایک TV کا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو چاہیے کہ ڈیٹ کی ری شیڈیولنگ کرا لے. دیکھیں، میں منسٹری آف فائنانس میں رہا ہوں، میں ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ آفس تھا، اور میں پاکستان میں میرے زمانے میں
3 मरतबा हमने रीशेड्यूलिंग कराई थी पेरिस क्लब में। 2 जो हुए थे वो फ्लो रीशेड्यूलिंग थी और एक हुआ था स्टॉक रीशेड्यूलिंग। मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ इनके कि स्टॉक में क्या फ़र्क है और फ्लो में क्या फ़र्क होता है। दोनों में एक कंडीशन होती है कि यू हैव टू बी इन द IMF प्रोग्राम। IMF में प्रोग्राम में होना इसका लाजमी और अमर है कि जब आप रीशेड्यूलिंग के जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान रीशेड्यूलिंग के लिए जाना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के डेट की स्ट्रक्चर को देखें तो जो पेरिस क्लब का डेट है वो तो $9 बिलियन के करीब रह गया और वो डेट ऑलरेडी रीशेड्यूल हो चुका है 2036 तक। 2036 तक, ठीक। तो वो तो अब उसकी तो रीशेड्यूल, एक जो डेट रीशेड्यूल हो चुका है तो वो फिर क्या रीशेड्यूल होगा, उसके तो पेएबल है 2036 में जाकर। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा ये बड़ा हो जाएगा व्लॉग। उसके बाद रहा है मल्टीलैटरल डेट है, 55-60 बिलियन डॉलर तो मल्टीलैटरल डेट है हमारे अदारों के, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, या बॉन्ड हमने इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट किया हुआ है, या हमने कमर्शियल बैंकों से बोरो किया हुआ है, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से। वो कोई 55 बिलियन 60 बिलियन डॉलर के करीब है। वो ये लोन रीशेड्यूल नहीं होते। जो इदारे हैं, IMF का लोन है या वर्ल्ड बैंक का लोन है या एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन है, ये रीशेड्यूल नहीं होते हैं। दे आर नोन एज प्रेफर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफर्ड क्रेडिटर्स, इनके लोन रीशेड्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो बल्क तो वो है, तो किस चीज की हम रीशेड्यूलिंग कराने के लिए जाएंगे? दूसरा रह गया बॉन्ड मार्केट है और कमर्शियल बैंक्स के लोन है। जैसे अभी हमने UAE के कमर्शियल बैंकों का लोन वापस किया, तकरीबन $1 बिलियन से थोड़ा ज्यादा ही था। ये हम रीशेड्यूल इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका बहुत लंबा एक प्रोसेस है, उसको हम लंदन क्लब कहते हैं, और वो रास्ता हमें लेना पड़ता, तो फिर बहुत उसमें टेक्निक बहुत उसमें प्रॉब्लम होते हैं। जहां तक बॉन्ड मार्केट का है, अगर हमने बॉन्ड की रीशेड्यूलिंग की तो याद रख लें कि पाकिस्तान आइंदा 20 से 25 साल तक कभी भी बॉन्ड मार्केट में नहीं जा सकेगा, कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान के पेपर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि यार ये तो इसको भी रीशेड्यूल ना कर दे। तो पाकिस्तान हमेशा के लिए तकरीबन 20 से 25 साल तक के लिए इस बॉन्ड मार्केट से, यानी इंटरनेशनल डेट कैपिटल मार्केट है, उससे बाहर हो जाए। हमें ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हो नहीं सकता। ना मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के डेट रीशेड्यूल हो सकते हैं, ना ये बॉन्ड मार्केट को हो सकते हैं। हम कमर्शियल बैंकों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम UAE से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि देखें इस वक्त हमारे जो रिजर्व की पोजीशन है बहुत ही प्रिकेरियस कंडीशन में है, तो अगर थोड़ा सा इसको आगे कर दें, रीफाइनेंस कर दें 1 साल के लिए और आगे कर दें, तो वी विल बी एबल टू रीपे। लेकिन गालिबन आई डोंट नो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने UAE के गवर्नमेंट से ये बात की होगी कि जी आप जरा रिक्वेस्ट कर दें कि इसको रीफाइनेंस कर दें, तो हमें इमीडिएट इतना $1 बिलियन पे करने की जरूरत नहीं हो सकती थी। हो सकता है कि हमें 1 साल का हमें मौका मिल सकता था, लेकिन चूंकि मैं मिनिस्ट्री में नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि हमने ये बात की थी या नहीं की थी। लेकिन दिस वुड हैव बीन ए गुड स्ट्रेटजी टू टॉक टू UAE, क्योंकि UAE भी हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है और बड़े बुरे वक्तों में हमारी मदद भी करता रहा है। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, तो हमेशा पाकिस्तान दस्त शफकत अपना रखते हैं। वो अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करते तो शायद उसको रिफाइनेंस हो जाता अगले साल के लिए, 1-2 साल के लिए हम कर सकते थे। तो इमीडिएट जो $1 बिलियन जो चला गया, जिसकी वजह से रिजर्व हमारा $4.5 बिलियन पे आ गया है, तो हम इससे बच सकते थे। तो ये जब मैं क्लियर कर दिया कि मैंने कि डेट की रीशेड्यूलिंग, पेरिस क्लब का डेट जो है वो रीशेड्यूल होता है, वो तो ऑलरेडी रीशेड्यूल हुआ हुआ है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की डेट की बात कर रहे हैं रीशेड्यूल करने के लिए? इनके नहीं होते हैं, क्योंकि दे आर प्रेफर्ड क्रेडिटर्स।
ان کے نہیں ہوں گے. کیا ہم بانڈ مارکیٹ میں کر سکتے ہیں؟ بہت ہی خطرناک عمل ہوگا یہ. بانڈ مارکیٹ میں ایک مرتبہ آپ چلے گئے, آپ یہ کہیں کہ جی ہم بانڈ کی پیمنٹ نہیں کرتے ہیں, تو آپ آئندہ 20-25 سال تک کے لیے بانڈ مارکیٹ میں کوئی پاکستان پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا اس کی پیپر. تو یہ راستہ ہمیں نہیں لینا چاہیے. تو اب میرے خیال میں ناظرین کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ڈیٹ ریشیڈولنگ از ناٹ این آپشن ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم. ٹھیک ہے, اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ طریقہ ہے اس کو کرنے کا جس میں پیرس کلب کے بھی ممبر ہوں, یعنی کہ نان پیرس کلب, ناٹ پیرس کلب کا ڈیٹ تو ریشیڈول ہو گیا ہے, نان پیرس کلب کے ممبر ہوں, جس میں اپنے یہ مالیاتی ادارے ہیں, یہ بھی ہیئر کٹ لے, یعنی ان کا بھی ڈیٹ پیچھے کی طرف چلا جائے بانڈ مارکیٹ پہ. تو یہ ایک اس کا طریقہ ہے. اس میں G7 کو انوالو ہونا ہوگا, اس میں یونائٹڈ نیشن کو انوالو ہونا ہوگا, اس میں اور بھی کئی ادارے ہیں جن کو انوالو ہونا ہوگا. اس پہ میں لکھ رہا ہوں, جب آرٹیکل آ جائے گا تو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کا طریقہ ہے. لیکن یہ اسٹیٹ کے لیول پہ اس میں UN شامل ہو, G7 کے ممالک آپ کے پیچھے کھڑے ہوں, تو پھر یہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی فی الحال یہ ایسی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اب میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں ڈیٹ کی ڈیفالٹ پہ. بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ پاکستان نے ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفالٹ کیا چیز ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کل میں نے آپ کو, میرا پیمنٹ ڈیو ہے, کل میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں, جو میں نے ماضی میں آپ سے قرض لیا تھا اس کی پیمنٹ ڈیو ہو گئی ہے, جو میں آپ کو کل کروں گا. اگر میں کل آپ کو پیمنٹ نہیں کرتا ہوں تو میں نے ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کیا ہے, ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کیا. اگر میں نے آپ کو پیمنٹ نہیں کی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے, آپ کے پاس 15 دن ہوگا, آپ مجھے خط لکھیں گے کہ ڈاکٹر اشفاق آپ نے ہمیں فلاں تاریخ کو آپ کا پیمنٹ ڈیو تھا, آپ نے میرے پیسے واپس نہیں کیے ہیں. 15 دن کے اندر میں مجھے خط آئے گا. پھر میرے پاس 15 دن ہوگا کہ میں اس خط کا جواب دوں کہ میں نے کیوں نہیں کیا ہے, کس وجہ سے نہیں کیا, اور میں کب کر دوں گا. تو لٹرلی آئی گین 1 month, 1 مہینہ میں حاصل کر لیتا ہوں, اور اس میں کسی سے بھی لے کر آپ کو میں دے دوں گا. تو آپ کو تو میں نے پیمنٹ کر دی, جس سے میں نے لیا ہے, جب اس کا وقت آئے گا تو پھر میں یہی راؤٹ لوں گا. یہ ہم نے 1998 میں جب ہم نے نیوکلیر دھماکہ کیا تھا تو اس وقت ہم اسی کیفیت میں تھے. ہمارے پاس تو $400 ملین سے بھی کم ریزرو تھے, 400 ملین. تو ہم نے اسی طریقے سے ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر, ہم یہ کرتے رہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا تھا. تو اس کے طریقے ہیں. پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسا پیمنٹ نہیں ہے جو نہیں کیا ہے وقت پہ. سب سے بڑا پیمنٹ ابھی یہ تھا جو UAE کے بینکوں کو ہم نے پیمنٹ کیا ہے, اتنے ہیوی اماؤنٹ, $1 بلین سے زیادہ, جبکہ ہمارے پاس پیسے جیب میں نہیں تھے, بہت کم تھے, پھر بھی ہم نے وقت پہ پیمنٹ کر دیا. ہم نے ٹیکنیکل ڈیفالٹ اس وقت بھی نہیں کیا. تو یہ ذہن میں ذرا کلیئر کر لیں. میں ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ آفس رہا ہوں, اس لیے میں اس کیپیسٹی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آئی ایم آلسو اے ٹیچر, میں پڑھاتا بھی ہوں لوگوں. تو ہم نے ابھی تک ٹیکنیکل ڈیفالٹ تک نہیں کیا, تو ناٹ ٹو مینشن کہ ہم نے گلوبل ڈیفالٹ کیا ہو. گلوبل ڈیفالٹ وہ ہوتا ہے کہ جب 1 مہینہ گزر جائے اور اس کے باوجود بھی پیمنٹ نہ کر سکوں تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ گلوبل ڈیفالٹ ہوا, جیسے سری لنکا نے کیا تھا. سری لنکا نے آفیشیلی ڈکلیئرڈ آن 12 اپریل 2022, 12 اپریل 2022 کو سری لنکا نے اوپنلی ڈکلیئر کیا کہ جی میں یہ ڈیٹ پیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ گلوبل ڈیفالٹ ہوا تھا. پاکستان نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ میں اب ڈیٹ کی پیمنٹ نہیں کر سکوں گا. تو اس لیے ہم سری لنکا کے فروری والے یا لیٹ فروری والے حالات پہ ہیں,
क्योंकि श्रीलंका में लेट फरवरी अर्ली मार्च में यही कैफियत थी जो आज पाकिस्तान में है कि उनके पास डॉलर कम होते चले जा रहे थे, वो चीज़ों के इम्पोर्ट जो है वो नहीं कर पा रहे थे, तो चीज़ों की शॉर्टेज हो रही थी, कीमतें बढ़ रही थी, लोगों की लाइनें लग रही थी, लोगों में एक बेचैनी से कैफियत हो रही थी। ये उबलते 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 जब बिल्कुल डॉलर खत्म हो गया, उनका तेल मंगाने तक के पैसे नहीं थे, तो फिर उन्होंने 12 अप्रैल को जाकर डिक्लेयर किया कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम डेट की पेमेंट नहीं कर सकते। फिर वो ग्लोबल डिफॉल्ट था। लेकिन चाइना ने श्रीलंका ने जो कैफियत लेट फरवरी में थी और ये अर्ली मार्च में थी, पाकिस्तान आज उसी जगह पे है, क्योंकि हमारे पास डॉलर कम है, हम बहुत सारी चीज़ों के इंपोर्ट हम नहीं करने के लिए उसके एलसी नहीं खोल रहे हैं, उनके लिए हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें जहां हम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको लिटरल सेंस में ना लें, एग्जाम्पल है कि हम अगर 10 गैलन पेट्रोल मंगा रहे थे तो हम 5 गैलन मंगा रहे हैं, तो कमी तो पड़ेगी, पाकिस्तान में लाइनें लगेंगी, कीमतें बढ़ेंगी चीज़ों की। इसी तरीके से आप मेडिसिन देखें कि बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, जो लोगों के ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, वो नहीं मिल रहे हैं। लोग दुकानों दुकानों फिर रहे हैं जाकर, उनको नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो उनके एलसीज नहीं खुल रहे हैं। बहुत सारे आपने देखा कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं क्योंकि वो उनके लिए रॉ मटेरियल्स बाहर से नहीं आ पा रहा है। तो यही वही कैफियत है श्रीलंका की फरवरी मार्च वाली कैफियत है, अर्ली मार्च वाली। लेकिन हम अभी श्रीलंका के 12 अप्रैल वाले हालत में हम नहीं पहुंचे हैं। 12 अप्रैल को श्रीलंका ने ग्लोबल डिफॉल्ट किया था, ऐलान कर दिया था, पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया है। तो हैविंग सेड दिस, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है हमारे हालात अच्छे हो गए, नहीं, आज बहुत ही खराब है हमारे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम फरवरी मार्च के हालात में हैं श्रीलंका के, ठीक है। जो उनके यहाँ से शॉर्टेज हुई चीजों की तो इंपोर्ट कम होने शुरू हो गए, कीमतें बढ़ने शुरू हो गई, वगैरह वगैरह। एक और मैं बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा अगर डिफॉल्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा पाकिस्तान को। तो मैं थोड़ी सी कॉन्सिक्वेंसेस बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले जब मुल्क डिफॉल्ट करता है तो ये इस बात की अलामत है, अक्कासी है कि उसके जेब में अब डॉलर नहीं रहे। जब जेब में डॉलर नहीं रहे तो आप कोई चीज इंपोर्ट उसी वक्त कर सकेंगे जब आप उसकी कैश में पेमेंट करेंगे। तो जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, आपने ऐलान कर दिया कि जी हम हमारे पास पैसे नहीं है, हम डेट की पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने ग्लोबल डिफॉल्ट किया, आपकी जेब में पैसे नहीं है। तो जब पैसे नहीं है तो कोई आप चीज मंगा नहीं सकते, आपकी एलसी नहीं खुलेगी। तो आप वही चीज मंगाएंगे जिसके आपके पास कैश मौजूद हो, कैश की पेमेंट करेंगे। तो जब कैश नहीं है तो चीजें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी नहीं आएंगी, जो चीजें खाने पीने की हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। टेक्निकल सेंस में हम ऑयल की इंपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे अनलेस कि सऊदी अरब हमें दे दे इसी तरीके से कि जी आप अभी अभी ले लो तेल, हम बाद में आप पेमेंट कर देना डिफर्ड पेमेंट पे। लेकिन डिफर्ड पेमेंट पे कितना दे सकता है वो? पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट जो है वो तो 9 बिलियन लीटर्स के करीब है, तो क्या इतना हमें दे देगा वो? सऊदी अरब चाहे तो दे सकता, बहुत है उसके पास पैसे, अल्लाह ने उनको बहुत दौलत दी है, लेकिन क्या वो हो सकता है आजकल के हालात में? बहुत मुश्किल बात है ये। तो जब हमारे पास कैश नहीं होंगे तो हम चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते। जब ये चीजें इंपोर्ट नहीं होंगी तो आपकी इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो जाएंगी, खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, जो अगर है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। आपका जहाज, जब पीआईए का जहाज जाता है बाहर में, तो जब वो लैंड करता है तो वो लैंडिंग चार्जेस देता है, वो तो बाद में सेटल हो जाता है। लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास तो डॉलर नहीं है, डिफॉल्ट कर दिया है, तो वो आपके जहाज को भी लैंड करने नहीं देगा। वो कहेगा पायलट को जेब में कैश लेकर जाना पड़ेगा, जब वो लैंड करेगा तो कैश पेमेंट करेगा उस वक्त, फिर उसको वो वहां से उड़ने की इजाजत होगी। तो ये बहुत हॉरिबल सूरत हाल होती है। तो और खासकर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और एक न्यूक्लियर पावर अगर डिफॉल्ट करता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो इसके बहुत दूर दूर तक इसके असरात जा सकते हैं। अल्लाह करम करेगा पाकिस्तान पे, अभी तक ये सूरत हाल नहीं आई है। ना मैं समझता हूँ
कि पाकिस्तान ने कभी माजी में डिफॉल्ट किया है, ना मैं आगे होता हुआ देख रहा हूँ। मुझे कुछ पता है कि बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन हो रही हैं, अल्लाह करम करेगा, मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ। आखिर में रिजम्पशन ऑफ IMF प्रोग्राम पे बहुत बातें हो रही हैं। ये जितने भी इंटरनेशनल जो अदारों ने प्लेस किया है, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और भी लोगों ने, बहुत सारे ममालिक ने भी प्लेस किया हुआ है पाकिस्तान को देने के लिए, ये उस वक्त ही पैसे हमें मिलेंगे जब हम IMF के प्रोग्राम में होंगे। तो इसके लिए मैं बहुत मुखालिफ हूँ IMF के प्रोग्राम का, ये आपको मैं बता दूं। लेकिन इस वक्त जो है वक्त की जरूरत है कि जब हमने एक कमिटमेंट किया हुआ है और ये प्रोग्राम जून 2023 तक है, हमें चाहे जितनी ही कड़वी गोली खानी हो हमें खानी पड़ेगी, क्योंकि यह रास्ता हमने खुद चुना है। इस रास्ते पे कांटे ही कांटे होते हैं, हमने खुद चुना है इस कांटे वाले रास्ते पे चलने के लिए। तो जाहिर से पैर तो हमारे जख्मी होंगे, पैर के साथ साथ सारा जिस्म जो है वो जख्मी होगा, बिल्कुल होगा। खासकर गरीब आवाम का होगा, बहुत होगा, मिडिल इनकम का होगा, लोअर मिडिल इनकम का होगा। लेकिन इस रास्ते के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। लिहाजा हमें जितनी जल्दी हो ये प्रोग्राम जो है IMF का उसको बहाल करना चाहिए। हमने बहुत सारी कमिटमेंट की थी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में कि 850 बिलियन हम इकट्ठा करेंगे, बजट में ये डला हुआ है, बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल नजर आ रहा है उसमें। IMF का ये कहना है कि जी आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के चार्जेस को बढ़ाएं ताकि आप जो इस रिमेनिंग पीरियड में 6 महीने में आप वो टारगेट मीट कर रहे हैं, आप तो हमें करना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ एक मैं फ्लैग करता हुआ जाता हूं कि क्यों पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे इतना जोर हो गया है। देखिए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ये हमारे NFC अवार्ड में डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है, ये प्योर फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। ये जिस रास्ते पे हम चले हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में, इसकी वजह यह है कि जो हमारा 7th NFC अवार्ड है, इसकी वजह से बहुत मुश्किलात हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इज स्टार्व्ड ऑफ रिसोर्सेज। फेडरल गवर्नमेंट 100 रुपया अगर इकट्ठा करती है तो 60 रुपये सूबों पे चला जाता है, 40 रुपये इसके पास बचता है। इसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि टैक्स को मोबिलाइज करे। ठीक है, इसमें मैं बाद में बताऊंगा, ये NFC अवार्ड से रिलेटेड है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ मैं यह फ्लैग करना चाहता था कि ये PDL का रास्ता हमने इसलिए लिया है कि हमें NFC अवार्ड के पास फेडरल गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम हो गए, तो हम ये PDL के मद से जो हासिल होता है ये प्योर फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि ये पैसा डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को जो रिसोर्सेज चाहिए तो PDL के मद से 850 बिलियन हमने बजट किया हुआ है। IMF ये कहता है कि आप इसको हासिल करें। इसके लिए अगर रेट बढ़ाना पड़ता है तो बढ़ाएं। हो सकता है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के चार्जेस जो है 50-60 रुपया फी लीटर हो सकता है इसमें। इसी तरीके से रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की हमारी जब 1.5 से 2% की मैं बातें कर रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो अगर मईशत का पहिया अगर स्लो हो गया है तो रेवेन्यू फिर कहाँ से इतनी तेजी से आएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होना लाजमी अमर था। अब उन्होंने कहा कि जो बजट में आपने टारगेट रखे हैं रेवेन्यू को, इसको हासिल करने के लिए ये जो गैप नजर आ रहा है इसका आप एडिशनल टैक्स मेजर्स लें। तो एक मिनी बजट के शक्ल में वो एडिशनल टैक्स मेजर लेकर उस रेवेन्यू को हासिल किया जाएगा, ये भी IMF कह रही है। इसी तरीके से कोई गैस के प्राइसेस बढ़ाने के कहा जा रहा है, हमें बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, और सबसे बढ़कर हमें कहा जाता है कि आप एक्सचेंज रेट को छोड़ दें। ये सबसे क्यामत, ये इसने बहुत क्यामत ढाया है अब तक और आगे भी बहुत ढाएगा ये एक्सचेंज रेट। और फिर स्टेट बैंक मैं देख रहा हूँ कि अगले मॉनेटरी पॉलिसी में हो सकता है कि ये जो इनका डिस्काउंट रेट है, पॉलिसी रेट, इसको 16.5% से बढ़ा के 17-18 पे ना लेके चले जाए। तो जितना बढ़ाएंगे आप खुद सोचें कि 1% जब स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमारे बजट पे 250 बिलियन का इम्पैक्ट पड़ता है एक साल के अंदर। 250 बिलियन,
इधर आप एडिशनल टैक्स मेजर लेकर 250 बिलियन अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो स्टेट बैंक के एक दो नस्लों के मार के बराबर है। उसने सिर्फ 1% डिस्काउंट रेट को बढ़ाना है, 16.5 से 17.5 कर देना है, और आपका ये 250 बिलियन जो आपने एडिशनल टैक्स के बद में आपने लिया है सब वाइप आउट। ये जो दो पॉलिसीज है ना, एक इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखना और करेंसी को डिवैल्यू करना, 4 साल में पाकिस्तान पे $79 बिलियन का कॉस्ट ऐड हुआ है। $79 बिलियन एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन की वजह से और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा बढ़ा कर जो हमने किया। $20 बिलियन सालाना कॉस्ट हम पे चढ़ा। $20 बिलियन। कैन दिस कंट्री, ये पुअर कंट्री, अफोर्ड दिस? ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये फ्लैग करना चाहता हूं कि मैं IMF एज ए अदारा जो है इसके मुखालिफ नहीं हूं। IMF तो बहुत ही जबरदस्त अदारा है। इज ए वेरी थॉरो प्रोफेशनल अदारा, बहुत जबरदस्त है। इसकी पॉलिसीज जो है ना, डेवलपिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में इसकी पॉलिसीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। तमाम सिर्फ पाकिस्तान पर ही, जहां जहां भी जो भी IMF में गए प्रोग्राम में, उन सबों को नुकसान पहुंचाया है और बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। जो एक मरतबा चला गया वो निकल नहीं सकता। 34 साल से हम भी आए, 34 years, बारिंग 4 years ऑफ मुशर्रफ पीरियड 2004 से 2008 जो हम नहीं थे IMF में। 1988 से लेके आज 2023 में दाखिल हो गए हैं। 34-35 साल ये होने वाला है हम IMF में है। और जो हालात देख रहा हूं, तो अल्लाह ने चाहा तो ये मजीद भी रहेंगे इसी तरीके से। तो क्या हम निकल सकते हैं इस तरीके से? ये माइंडसेट भी हमारा जो है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये मौजू आज का नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि हमें जो IMF का प्रोग्राम जो है इसको रिज्यूम करना है, चाहे इसके लिए जितना कॉस्ट हमें पे करना। जो आर्ट है नेगोशिएशन को, वो ये है कि कितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं कॉस्ट को। बस आप बच नहीं सकते। आप अगर रहम कर देगा IMF तो मिनिमाइज हो सकता है कॉस्ट, लेकिन बच नहीं सकते हैं। ये रास्ता हमने खुद चुना है। और I was the only person who was still asking the government, खुदा के वास्ते इस रास्ते पे न चलो। इस रास्ते में चलेंगे आप सियासी तौर पे भी बर्बाद होंगे और माशी तौर पे भी बर्बाद होंगे, जो आज हम सब देख रहे हैं। आज सब कन्विंस्ड है कि डॉक्टर साहब आप सही कहते थे, लेकिन पुलों के नीचे से पानी बहुत ज्यादा बह गया है। आगे अगर हम बचा लें पाकिस्तान को इस प्रोग्राम से, तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ख़त्म करने से पहले सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें, जब आप ये सब प्रेशर डालेंगे अवाम पे ना, IMF के प्रोग्राम को रिज्यूम करके, तो अवाम चीख पड़ेगी। आप अवाम से कुर्बानी मांगेंगे। क्या आप भी कुर्बानी दे रहे हैं? क्या आप दे रहे हैं कुर्बानी? क्या हुकूमत वक्त के लिए बिजनेस एज यूजुअल नहीं है? 75 से 80 मेंबर की कैबिनेट ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है? तो जब आप अवाम से उससे कहें कि आप कुर्बानी दो, महंगाई होगी, तो कुछ कुर्बानी आप भी दो। मेरी रिकमेंडेशन है कि खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान की खातिर एक इकोनॉमिक वॉर कैबिनेट बनाए। इकोनॉमिक वॉर कैबिनेट बनाए, 13 से 14 मेंबर की एक कैबिनेट हो, और तमाम वज़रा पे पाबंदी लगाएं कि कोई मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। जिसने भी कॉन्फ्रेंस में जाना है, अगर बहुत जरूरी है तो एम्बेसडर जो है हमारा उस मुल्क में, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके जो भी पाकिस्तान के स्टेटमेंट है वो दे दे। वजीर आजम साहब से भी दरख्वास्त है कि बाहर का दौरा आप भी ना करें, और जिससे भी बात करना है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें। मैं भी करता रहता हूँ, ब्राजील में बात करता रहा हूँ, और भी दूसरे मुल्कों में, टोक्यो में बात करता रहा हूँ। मैं बात ही करना है ना। कोई जरूरी है कि मैं जाऊं वहां पर और डॉलर खर्च करूं? डॉलर नहीं है हमारे पास में। तो वजीर आजम साहब, आपसे भी दरख्वास्त है कि कुर्बानी आपने भी देनी है, आपकी कैबिनेट ने भी देनी है, एंड यू शुड बी सीन एज गिविंग सैक्रिफाइसेस। फिर आप लोगों से कह सकते हैं कि देखो हमने भी दी है कुर्बानी, आप भी कुर्बानी। तो मैं यहाँ पर इस उम्मीद से कि मेरी बात सुनी जाएगी और इस कैबिनेट को छोटा किया जाएगा। मैं हर बार इलेक्शन की बात जरूर करता था, आज मैं नहीं करूंगा इलेक्शन, क्योंकि मैं थक गया हूं बोल बोल कर।
اور کہیں پر میں نے نہیں دیکھا کسی جگہ پہ کسی سطح پہ اس کی ریئلائزیشن ہے. ایٹ بیسٹ کیا ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی الیکشن کا ڈیٹ ہے غالباً اس پارلیمنٹ کا جو ڈیو ڈیٹ ہے میرے خیال میں اگست ہوگا. اگست میں یہ آئی تھی پارلیمنٹ, تو 2 مہینہ پہلے ختم ہو سکتا ہے یہ پارلیمنٹ, یا جون میں بجٹ کے بعد یہ پارلیمنٹ ختم ہو سکتا ہے. تو اگر الیکشن بھی ہونا ہے تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی بھی, تو جب یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر لے گی تو پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور پھر وہ الیکشن کرائے گی. 2-3 مہینے 1-2 مہینے اوپر نیچے ہو سکتا ہے, مطلب ایڈوانس ہو سکتا ہے, پہلے ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ پہلے بھی 1-2 مہینے پہلے ختم ہو سکتی ہے. بیسٹ ٹائم جو ہے وہ جون میں بجٹ پیش کرنے کے بعد جب پاس ہو جائے تو پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میری اب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ امیڈیٹ الیکشن جو ہے وہ کسی جگہ پہ کسی کارڈ پہ کسی کے یہاں پر مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی اب اس فیور میں ہے اس کے لیے. تو میں بہت بولتا رہا ہوں, بول کے میں تھک گیا ہوں. اگر جس طریقے سے میں نے اپریل مئی کے مہینے میں کہا تھا کہ 2 جون کو بجٹ پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں, 8 جون کو پاس کر کے 10 جون کو پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیتے, تو آج ہم یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے, پاکستان کی معیشت آج اس جگہ پہ نہیں ہوتی, لیکن نہیں کیا گیا. تو اب یہ اس کے بعد بھی میں بولتا رہا ہوں, لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس وقت کسی جگہ پہ کوئی ارج نہیں ہے کہ الیکشن کو جلدی کرایا جائے. ایٹ بیسٹ پارلیمنٹ کی جو لائف جہاں پر ہے اس سے 2 مہینہ پہلے پارلیمنٹ ختم ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ آگے اس سے جلدی الیکشن میرا نہیں خیال ہے کہ اب ہوگا. تو اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مارا ماری کو تھوڑا کم کریں. جو کچھ بھی اچھاڑ پچھاڑ ہم کر رہے ہوتے ہیں سیاست پہ, اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے کام ڈاؤن کریں. یہ مقدمات اور عدالت اور الیکشن کمیشن اور پنجاب اسمبلی اور فلاں اسمبلی, خدا کے واسطے لوگوں کو اپنے اپنے کام کرنے دے دیں, تاکہ یہ ہم جون تک تو جائیں آرام سے اور اس ملک کو اس گرداب سے نکالیں. Thank you very much for your patient hearing.